Oh yes. So good morning to all of you. Let us go ahead with our discussion on the topic of partnership. Yesterday we have talked about relations of partners. We have understood the responsibility of partner, rights and duties. आपण काल समजायचा प्रयत्न केलेला होता. त्याच्यामध्ये आपण काय काय गोष्टी बघितल्या की ज्या गोष्टींसाठी ऑल पार्टनर्सची कन्सर्न गरज आहे, त्याची आवश्यकता आहे, आणि काही गोष्टींमध्ये तुम्हाला मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनरशिप कन्सर्न असं तरी चालते. जेव्हा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिझनेस असतो तेव्हा मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स असतात. जेव्हा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोर्स ऑफ बिझनेस आहे किंवा चेंजिंग द कोर्स ऑफ बिझनेस असेल तिकडे तुम्हाला काय लागतं कंपल्सरली मेजॉरिटीच्या ठिकाणी युनॅनिमिटी लागते. ओके, वी हॅव ऑल्सो सीन दॅट देर आर सर्टन सिच्युएशन दॅट मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनरशिप तुमची जी कन्सेंट आहे त्याच्यामध्ये पण गरज कुठल्या गोष्टीची असते की रिजनेबल अटेम्प्ट शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग कन्सेंट ऑफ ऑल. ओके, इंटिमेशन दिली पाहिजे, ओपिनियन मागितलं पाहिजे, प्रत्येक पार्टनरला स्वतःचा ओपिनियन एक्सप्रेस करायचा अधिकार असला पाहिजे, पण ते ओपिनियन कंपल्सरी एक्सेप्ट करायला पाहिजे अशी काही कंपल्सरी नाहीये. ओनली इन केस ऑफ सम स्पेशल सिच्युएशन एव्हरीबडी शुड बी युनॅनिमस. फॉर एव्हरीथिंग एल्स majority, and most important, what is required to be kept in mind is the partner should be in a position to prove that the decision taken by them is in the best interest of the partnership firm. वो हमने कल अलग चीजें देखा हुआ था. Now today we are going to talk about the additional points. झाला क्या 13 पॉइंट? हाँ, 13 का एनालिसिस में तुमको करने को बोला था, राइट? ये डिस्कस करके होगा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल to be indemnified and right to indemnify the firm. Actually speaking, it is not a right to indemnify the firm, it is a, so I can say right to get indemnified by the firm. ऐसा वो फर्म का राइट है, वो पार्टनर का राइट नहीं है. ओके, पार्टनर का क्या बन जाएगा? ड्यूटी बन जाएगी. नाउ लेट अस कंसीडर द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. सेक्शन 14. सेक्शन 14 talks about, now this is again a very important point to be kept in mind कि जब हम खुद ही बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, एंटिटी नहीं है. पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप एक एंटिटी नहीं है, तो उसके नाम से प्रॉपर्टी क्रिएट करना पॉसिबल है क्या? दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन व्हिच गेट्स क्रिएट. तो अगर सपोज पार्टनरशिप के नाम से प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता है, तो इन दैट केस इज इट द केस दैट एवरी either this or that partner, and if it happens, if it's written, how are you going to treat partner and what is the property of the partnership firm? So complicated situation. So we have accepted this particular point कि पार्टनर्स इकट्ठा मिलके अगर कोई भी चीज परचेस करने का अलाउड ही नहीं ऐसा बोल के रखा रहेगा. सिर्फ गुड्स को परचेस करने का, बेचने का, लैंड को परचेस नहीं करने का, भाड़े पे लेने का, बिल्डिंग को परचेस नहीं करने का, भाड़े पे परचेस नहीं करने का, भाड़े पे लेने का, क्योंकि तुम परचेस नहीं कर सकते हो, तुम्हारा खुद का प्रॉपर्टी नहीं बन सकता है फर्म के नाम से. प्लांट एंड मशीनरी परचेस नहीं करने का, भाड़े पे लेने का, व्हीकल्स परचेस नहीं कर, तो इलेक्ट्रिक के आगे काम कैसे होगा? एकदम सिंपल चीज, दुकान चालू करने का, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर का डिपॉजिट देने का, तो डिपॉजिट किसके नाम से देने का, वो भी एक डिफिकल्टी आई जाए. So yes, we have accepted that partnership is a relationship, it is not an artificial person, but we cannot say that partnership cannot create property, and that property should not be considered to be the private. We'll have to create a special structure now. So now the law is coming into force and law is telling you that हम लोग अभी एक special provision create करेंगे. By default, relationship cannot be separated from the people in relationship. लोग हैं तब तक रिलेशनशिप है, जब उस रिलेशनशिप के अंदर के लोग चले जाते हैं या फिर दोनों में से कोई एक भी चला जाता है तो भी रिलेशनशिप अपने आप इवेपोरेट हो जाता है, अपने आप गायब हो जाता है. ये हमको पता है. सो वी कैनॉट सेपरेट रिलेशनशिप फ्रॉम द पीपल इन द रिलेशनशिप. नेचुरली जो रिलेशनशिप है उसके नाम से प्रॉपर्टी क्रिएट करना पॉसिबल नहीं, बट नाउ इट इज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई दैट इसको हम लोग प्रॉपर्टी परचेस करने को देने वाले. तो सेक्शन 14 इज अ वेरी पावरफुल सेक्शन. इट इज क्रिएटिंग अ डीमिंग सिचुएशन, अज्यूमिंग सिचुएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमिंग सिचुएशन? मैं अगले साल इनकम टैक्स में फिर से बार सिखाऊंगा. अगले साल मतलब अगले साल नहीं है, थोड़ा सा दिन रह गया, 19 जुलाई के बाद वो चालू हो जाएगा. इनकम टैक्स में क्या हो जाता है? इनकम टैक्स में कुछ जगह पे, नॉट जस्ट इन इनकम टैक्स बट इन मेनी लॉज, समटाइम्स द लॉ इंट्रोड्यूसेस अ फिक्शन. फिक्शन का मतलब क्या है? हम सब लोग चल सकते हैं क्या? यस. हम सब लोग भाग सकते हैं क्या? यस. हम सब लोग उड़ सकते हैं क्या? नहीं. लेकिन स्पाइडरमैन उड़ सकेगा क्या? वो भी नहीं. सुपरमैन उड़ सकेगा क्या? समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो फिक्शन ऑफ लॉ क्रिएट किया हुआ, सॉरी फिक्शन ऑफ स्टोरी क्रिएट किया हुआ है वहां पे. हैरी पॉटर कुछ तो करेगा और उसका वो लकड़ी घुमाएगा तो जादू हो गया. अज्यूम करने का, वो ऐसा भाग के जाएगा और उस पिलर के अंदर जाएगा तो अंदर चला जाएगा, हफ्ते का नहीं. ये सब अपने को मालूम रखो, ये फिक्शन है उसका.
समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? There is a fiction which is created, it is specified. अभी याद रखो ये ऐसा ऐसा होने वाला है, कैसे हो सकता है? पहले स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा बाउंड्री है, ये हमारा चेस का गेम है, ये हमारा कैरम का गेम है, ये हमारा कार्ड गेम है, ये हमारा सांप सीढ़ी है। सांप सीढ़ी में सर वो सांप से ऊपर जाएंगे और चिड़ी से नीचे उतरेंगे, ऐसा किया तो नहीं, ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा। ये हमारा बेसिक क्यों चलता है, हाथी टेढ़ा क्यों नहीं चलता है, ऊंट को सीधा क्यों नहीं चलाने का, ऊंट को ढाई कर क्यों बोलने का, उसको कभी कभी कंडा लाया 1.5 कर घूम के आया, ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर वो तो किंग जो करके वो नहीं चलता है। देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच आर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड। क्रिकेट कैसे तुम बोलोगे अरे मुझे थोड़ा सा कड़ा है, बीच में पैर से मार के क्योंकि फुटबॉल में चलता है करके, तो दैट इज नॉट द केस। यू आर क्रिएटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक रूल्स ऑफ द सिस्टम। सो हमने पार्टनरशिप नाम का एक गेम चालू कर दिया है, गेम के अंदर कैसे खेलने का वो हम बता रहे हैं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वी आर नाउ लुकिंग एट अ फिक्शन ऑफ लॉ। एंड फिक्शन में याद रखो, मैं जानबूझ के एग्जांपल देने के टाइम दो अलग अलग चीजों के बारे में बात किया था। स्पाइडरमैन उड़ नहीं सकता है और सुपरमैन उड़ सकता है। स्पाइडरमैन को एक दिन कंटा लाया था, धागा निकालते निकालते। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बोलता बस हो गया, आज धागा जरा सेव करता हूँ, कितना पोल्यूशन करने का, धागा धागा इधर लटका हुआ रहता है पूरा शहर में, तो लोग बाद में साफ करते करते कंटा लाते थे। पर कभी क्या करने का, थोड़ा उड़ता हूँ, उड़ेगा कि गिरेगा? गिरेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक फिक्शन का चीज दूसरे फिक्शन में इंपोज नहीं कर सकते। दिस इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर गेम। जैसा क्रिकेट में फुटबॉल का रूल नहीं चलेगा, जैसे चेस में तुम नहीं बोल सकते कि मैं सब्सिडी जैसा ऊपर नीचे घूम के आएगा करके। चेस में तुमको उसका रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। चेस खेलने को बैठोगे बोलोगे डाइस किधर है, नहीं बोल सकते। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वैसे यहाँ पे याद रखना पड़ेगा दैट दिस इज अ वेरी स्पेशल फिक्शन। बाय डिफॉल्ट वी हैव एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक रिलेशनशिप अगर रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों से सेपरेट नहीं है, उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, इन दैट केस रिलेशनशिप को एक्चुअली खुद के नाम से प्रॉपर्टी परचेस करना अलाउड नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर पार्टनरशिप एक्ट ने कानून में बता दिया है कि बाबा हम लोग ऐसा ऐसा कानून बना रहे, फिर जितना बोला रहेगा उतना तुमको करने दो। यू कैन नॉट गो ऑन सेइंग सर ये ऐसा मतलब वो भी चलेगा, ये ऐसा मतलब वो भी चलेगा। नो, दैट्स नॉट अलाउड। जितना बोला उतना तुमको खेलना पड़ेगा। सो वेरेवर देयर इज अ फिक्शन ऑफ लॉ, wherever there is a fiction of law, you will be more careful about it. The interpretation of these provisions is always going to be more strict in their words or to their words. If it is not a fiction of law, in that case the interpretation can be more liberal. So याद रखो, कानून के अलग अलग सेंटेंसेस को पढ़ने के टाइम इंटरप्रिटेशन करने का जज लोगों के पीछे का लॉजिक क्या रहता है, जज लोगों के दिमाग का लॉजिक क्या रहता है, वो देखते हैं कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन कौन सा वाला है, फिक्शन वाला है कि नॉर्मल वाला है। नॉर्मल वाला रहेगा तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि कितना तो बार कानून बनाने वाले लोगों ने उनको जो भी कुछ बताने का है वो सारी की सारी चीजें उसमें कवर करना पॉसिबल नहीं रह सकता है। उनके शब्द शायद थोड़े कम पड़ सकता है, तो हमको शब्दों के आगे भी जाना चांस है। कहाँ पे? जहाँ पे फिक्शन नहीं है वहां पे, और जहाँ पे फिक्शन है वहां पे स्पेशल प्रोविजन है। जिस तरह से स्पाइडरमैन को उड़ना अलाउड नहीं है, उस तरह से कानून बनाने वालों ने जितना बोला है उतना ही अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। उसके आगे हम दिमाग नहीं चला सकते, दिन ऐसे भी कर देगा, दैट्स नॉट अलाउड। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? So when it comes to fiction, you will always have to go for strict interpretation. When it comes to normal provisions, in that case you can go for some liberal interpretation. तो section 14 का interpretation करते हैं जरा संभल के, क्योंकि you are talking about a completely different situation which is normally not possible. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो कानून जैसा तुमको बाउंड्री बना के देगा उस बाउंड्री के अंदर ही खेलो, उसके आगे मत खेलो। नेक्स्ट पार्ट, the property of the firm, section 14, subject to the contract between the partners. The property of the firm includes all property and rights and interest of property originally brought into the stock of the firm or acquired by purchase or otherwise by or for the firm or for the purposes and in the course of the business of the firm, and includes also the goodwill of the business. Unless contrary intention appears, property and rights, interest in the property acquired with money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm. Deemed. You're talking about the fiction of law. Deeming म्हणजे काय? Assuming. To deem means to assume, to presume. Okay. So deem म्हणजे काय? Assumption. बघा काय म्हणतात, subject to the contract between the partners. हा तर बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप ऍक्टचा सगळ्या ठिकाणचा स्टार्टिंग पॉइंट असतो. कारण पार्टनरशिपला आपण सुरुवातच काय म्हटली? इट्स अन अग्रीमेंट. इट्स अ रिलेशनशिप between the persons who have agreed to share. We have not considered that it's a relationship created by law. We have said that it's a relationship created by agreement. तो सब्जेक्ट टू एनी कॉन्ट्ररी प्रोविजन इन द एग्रीमेंट। अगर तुम्हारे एग्रीमेंट में कुछ अलग बोला रहेगा तो जैसा बोला वैसा करो, हम उसके बीच में टांग अड़ाने को नहीं आए। लेकिन जहां पे एग्रीमेंट साइलेंट है, जहां पे एग्रीमेंट साइलेंट है, तब हम बोलेंगे सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म includes all property and rights and interest in the property originally brought into the stock of the firm.
आता या शब्दाचा आपण जरा अर्थ लावायचा प्रयत्न करूया. पहिल्यांदा मी डायरेक्टली शेवटचा पाठकडे जातो. ओरिजिनली ब्रॉट इन टू द स्टॉक ऑफ द फर्म. इकडे स्टॉकचा अर्थ क्लोजिंग स्टॉक नाही. स्टॉकचा अर्थ फर्मच्या नावाने तुम्ही जे आणताय ते, फर्म साठी जे तुम्ही आणताय ते, जे फर्मच्या बॅलन्स शीट मध्ये आलं तरी तुम्हाला चांगलं आहे ते तुमच्या बॅलन्स शीट मध्ये निघून जाईल आणि फर्मच्या बॅलन्स शीट मध्ये जाईल, त्याला म्हणायचं फर्मची प्रॉपर्टी. आणि ते काय म्हणतात, ओरिजिनली ब्रॉट. ओरिजिनली ब्रॉट, बॉट नाही म्हटलं, ब्रॉट म्हटलंय. POUGST बॉट म्हणजे परचेस करणं, त्याचा भूतकाळ. बायला बॉट म्हणताय आणि ब्रिंगला ब्रॉट. तिकडे ब्रॉट म्हटलं याचा अर्थ काय म्हणतात की फर्मने परचेस केलेलं नाहीये. परचेस नाही केलं तरी सुद्धा त्या बॅलन्स शीट ऍसेटला कसं काय येऊ शकतं? जे तुम्ही परचेसच नाही केलं ते तुमचं नाहीच आहे, ते तुमचं ओनरशिप टाइटल त्यावरती नसेल तर इन दैट केस हाउ कैन यू क्लेम इट एज योर एसेट? एसेट का मतलब ये होता है ऐसी चीज जो तुम्हारी खुद की है. तो फर्म के बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऐसा आ रहा है और जो तुम्हें परचेस नहीं किया तर वो प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, शायद वो बॉट रहने का उनका बोलने का रहेगा पर गलती से ब्रॉड बोला रहेगा. ऐसा कुछ नहीं है, स्पेसिफिकली ब्रॉड बोला है. इसका मतलब क्या रहेगा बताओ? एट द बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप व्हेन द पार्टनर्स आर ब्रेकिंग इन सर्टेन थिंग्स. मेरे ख्याल से 11वीं 12वीं का एक फेवरेट एडजस्टमेंट रहता है जनरल, जब सब शुरुआत में सिखाते हैं तो एकदम पहले क्या सिखाते हैं सर? कैपिटल ब्रॉट इन. एंट्री का करते तुम लोग कैश अकाउंट में टू कैपिटल आ गया और बाद में फिर जरा प्रॉब्लम डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है. फिर क्या बोलते हैं? विथ स्टॉक, विथ फर्नीचर, विथ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड कैश. फिर तुम एंट्री क्या करते हो? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपना चीज बिजनेस में लाया. हमने एक एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे दो अलग अलग सर्कल्स है. एक सर्कल में मेरा घर है, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, और ये नया सर्कल में बना रहा हूँ और इधर से उठा के उधर डालता हूँ. तो जब मैं इधर बोल रहा हूँ खड़ा हूँ तो मैं बोलूंगा उधर डाला, और इधर खड़ा हूँ तो बोलूंगा उधर से लाया. ब्रॉट, बॉट नहीं. यार समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉट. सो सबसे पहले क्या बोल रहे हो लोग? प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म. फिर उसमें भी आगे क्या बोलते हैं शुरुआत का पार्ट? द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इन्क्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी म्हणजे ऍसेट्स. त्याच्यामध्ये स्टॉक पण आले, त्याच्यामध्ये डेटर्स पण आले, त्याच्यामध्ये कॅश पण आहे, बँक पण आहे, एफडी पण आहे, आरडी पण आहे, करंट अकाउंट पण आहे, लँड, बिल्डिंग, प्लांट, मशिनरी, व्हेकल, फर्निचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स सगळं आहे, ऑल प्रॉपर्टी. पण त्याच्या पुढे कसं मस्त म्हणते बघा ते, अँड राईट्स अँड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. व्हॉट इज मीनिंग ऑफ राईट्स इन द प्रॉपर्टी? What is the meaning of rights in the property? Sometimes the property is not transferred to you, but rights in the property are transferred to you. Property मेरा, but use करने का हक तेरा. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल टेनेंसी राइट्स. अभी तो टेनेंसी राइट जनरली कोई क्रिएट करता नहीं है, बट पुराने जमाने के टेनेंसी राइट्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने डोंबिवली में घर लेकर रखा था भाड़े पे, उसका टेनेंसी राइट्स है. अभी ऐसा घर तो मिलता नहीं किधर भी, ऐसा टेनेंसी राइट का एग्रीमेंट होता ही नहीं किधर भी करके, बिकॉज लैंडलॉर्ड्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. बट पुराने जमाने में पूना में जो, अगर आप मेन सिटी के अंदर जाओगे, पुराने सिटी के अंदर जाओगे, वहां पे कुछ पुराने काय त्याला म्हणतात वाडे आणि चाळी असं काय असेल तिकडे अजून सुद्धा टेनेंसी राइट्स असू शकतात. टेनेंसी राइट का मतलब क्या रहेगा? शायद वो दादाजी ने घर लिया था, डिपॉजिट दिया था लैंडलॉर्ड को, और उसके बाद में क्या आता है? बैठना पड़ता है. अब जब तक दादाजी वो घर वापस नहीं करते हैं तब तक इन दैट केस वो एग्रीमेंट चलता रहेगा. हर 11 महीने वो डिपॉजिट एंड रेंट का एग्रीमेंट है. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन दादाजी एक्सपायर हो गए तो दादी वहां पे रह रही है. लैंडलॉर्ड आता है, बोलते कि अरे वो जिनके साथ एग्रीमेंट था वो तो चले गए, तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली अभी ये एग्रीमेंट खत्म हो गया क्योंकि हमने सीखा था वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. बोलते नहीं सर, ये डिपॉजिट का एग्रीमेंट है, डिपॉजिट आपके पास पड़ा हुआ है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? हम लोग रेंट भर रहे हैं, हमने आपका जो डिपॉजिट का जो मेन एग्रीमेंट था उसके अंदर जो क्लॉजेस है उसमें से किसी भी क्लॉज को हमने तोड़ा हुआ नहीं, तो यू कैंट एविक्ट अस फ्रॉम द प्रॉपर्टी. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? फिर दादी भी एक्सपायर हो गई, पिताजी चले गए, मतलब पिताजी रह गए, अभी बड़ा बेटा रह गया, वो वहीं पे रह रहा है. बोलते अरे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो भी चले गए और उनकी बीवी भी चली गई, तो के साथ अब तो निकल जाओ. बोलते नहीं निकलूंगा, बिकॉज द टेनेंसी राइट्स आर पास्ड ऑन, ट्रांसमिटेड, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड. यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो फिर पार्टनरशिप ऐसा बोल सकता है कि हाँ जगह किसका है? लैंडलॉर्ड का है, और टेनेंसी राइट किसका था? इसका था. उसने टेनेंसी राइट्स किसको दे दिया? फर्म को दे दिया. इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज राइट्स. अभी मैंने एक एग्जांपल दिया राइट्स का, टेनेंसी राइट्स करके. कैसे अलग अलग प्रॉपर्टी के अंदर अलग अलग टाइप के राइट्स क्रिएट कर सकते हैं. तो वो राइट्स अगर तुम पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर करते हो, एग्जांपल लीज. लीज में भी यही सिचुएशन रहता है, 99 ईयर्स का लीज है, और मैं जब वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा था उसके अंदर मेरे फैमिली ने उस प्रॉपर्टी को यूज करके ऑलरेडी 50 साल खत्म हो गए, अभी 49 ईयर्स बाकी है.
मैं बोला पार्टनरशिप फॉर्म को लीज राइट ट्रांसफर करता हूँ, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। तो दैट इज कॉल्ड राइट्स इन, मतलब वो ओनरशिप किसी और का है बट लीज होल्ड इज ट्रांसफर्ड। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और तीसरा पार्ट, और इंटरेस्ट देयर इन। राइट्स में क्या हो सकता है? यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स व्हिच कैन बी गिवन। जनरली राइट्स बोला तो इन दैट केस होल एंड सोल राइट्स चले जाते हैं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? इंटरेस्ट में तुम क्या कंसीडर कर सकते हो? होल एंड सोल राइट्स आर नॉट गिवन बट पार्ट ऑफ द राइट्स आर गिवन, देन इन दैट केस इट इज नॉट कॉल्ड एज राइट्स व्हिच आर गिवन बट इट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट व्हिच इज गिवन। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने किसी को लोन देकर रखा हुआ है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, इंटरेस्ट वर्ड के हिसाब से खेलता हूं, बाकी कुछ नहीं। मैंने किसी को लोन देकर रखा है और मुझे इंटरेस्ट देता रहता है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैंने क्या बोला फिर पार्टनरशिप फॉर्म को और उस बोरोवर को कि इसके आगे जो भी कुछ मुझे इंटरेस्ट देने का, मुझे नहीं देने का, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म को देने का। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? You find that my interest income is my transferred by me to the partnership firm now. Can it be considered as capital brought by the firm? Capital brought by the partner? Yes, it can be considered capital brought by the partner. या फिर अलग अलग सिचुएशन रह सकती है। किसी प्रॉपर्टी के अंदर मेरा एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया मैंने सिर्फ, प्रॉपर्टी पूरा ट्रांसफर नहीं किया, प्रॉपर्टी के अंदर मेरा इंटरेस्ट, मेरा शेयर वो ट्रांसफर किया हुआ रह सकता है। शेयर कैपिटल के अंदर का मेरा कुछ इंटरेस्ट लगा किसी कंपनी के अंदर को, वो मैंने ट्रांसफर कर दिया रह सकता है। सो इन दैट केस दैट इज आल्सो कंसिडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सो प्रॉपर्टी का इंक्लूडिंग करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स और राइट्स इन द एसेट्स और इंटरेस्ट इन द एसेट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये सब चीजें कब का? ये सब चीजें तब का जब फॉर्म चालू किया है और चालू करते वक्त पार्टनर ने फॉर्म को ये सब चीजें दिया हुआ है, फॉर्म के अंदर लेके आया हुआ है, brought into the partnership firm at the time of inception or maybe at the time of admission of a partner. इंसेप्शन के वक्त तो पार्टनर था ही नहीं, एबीसी वर 3 पार्टनर्स एंड बाद में डी को एडमिट किया हुआ है, तो डी के एडमिशन के वक्त डी लेके आ रहा है, हम बोलेंगे वो भी पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी हो जाएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो एकदम सिंपल सिचुएशन। आपने देखा हुआ था एडमिशन का प्रॉब्लम, मैंने आपको सिखाया हुआ है। कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर, व्हाट इज एंट्री वी आर पासिंग? कैश अकाउंट डेबिट टू, मतलब वो कैश किसकी हो गई? फर्म। किसके बैलेंस शीट में आती है वो कैश? अल्टीमेटली फर्म के बैलेंस शीट में आती है, मतलब क्या बन गई? फर्म की प्रॉपर्टी बन गई। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? So either at the time of beginning of the partnership firm or at the time of beginning of the relationship with the existing partnership firm by an incoming partner, whatever property is brought in by the new partner, that is also considered as property of the firm. अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? And for the purposes, brought into the stock of the firm or acquired by purchase or otherwise. क्या मस्त पॉइंट बोल रहे हैं, सब चीजें कवर करने का कोशिश करते हैं। कितना मस्त सुपर एक्सप्रेस हाईवे बना देख रहे हो। क्या बोला? acquired, एक तो लेके आया ब्रॉट और दूसरा बोलता है एक्वायर्ड, मतलब नाउ इट इज बॉट। क्या समझ सकते कैसे बोल रहे हो? बट एक्वायर्ड बोलता है, परचेस नहीं बोलता है। और आगे भी क्या बोलता है? एक्वायर्ड बाय परचेस और अदरवाइज। डायरेक्टली बोल सकते हैं ना और परचेस, उन्होंने बोला नहीं और एक्वायर्ड। और बाद में बोलते हो एक्विजिशन कैसे हो सकता है? परचेस वाला एक्विजिशन हो सकता है या फिर अदरवाइज एक्विजिशन हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेस और अदरवाइज? कैन यू गिव एन एग्जांपल? परचेस तो काफी इजी है समझने के लिए कि भैया एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। इधर से मैंने कैश दिया और उधर से आपने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, स्टॉक वगैरह वगैरह। व्हाट इज परचेज बाय द फर्म आउट ऑफ इट्स ओन कैश, दैट बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट पॉइंट। फिर वो और अदरवाइज क्यों बोल के रखा रहेगा? तुम डोनेशन देते हो, ओके, यस, गुड, वेरी नाइस। If the firm has received donation from somebody, which is very rare because firm is basically started for the purpose of business, but yes, गवर्नमेंट का से तुमको कुछ सब्सिडी मिला हुआ रहेगा, तो इन दैट केस फिर ग्रांट वांट मिली रहेगी, तो दैट कैन बी कंसीडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। एनीथिंग एल्स? ओके, ठीक है। किसी पार्टनर का बिल था और बाद में उसने बोला कि मेरे डेथ के बाद में मेरा प्रॉपर्टी है वो किसी पार्टनरशिप फर्म को दे दो, एग्रीड। एनीथिंग एल्स? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, इट कैन बी आल्सो बाय एक्सचेंज। कैश के बदले में दिया तो परचेस होता है, बार्टर एक्सचेंज भी तो हो सकता है ना। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? हमारा पुराना फर्नीचर दो और नया फर्नीचर लो, क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड। That's why they are accepting all the different ways in which the property can come in the partnership form. Number one, at the time of beginning of the partnership form, starting of the partnership form, commencement of the partnership form. Number two, at the time of admission of a new partner. Number three, afterwards by its own cash, the firm is purchasing it or firm is acquiring it. मतलब there is an action which is taken by the firm. जब तो विल की बात कर रहा था, जब तो डोनेशन की बात कर रहा, तो वहां पे एक्विजिशन वर्ड ज्यादा परफेक्टली नहीं बैठता है, क्योंकि एक्विजिशन में देयर शुड बी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम योर साइड। So that is a passive thing which is happening to you. You did not acquire it, you just got it. समझ में कैसे बोल रहा हूँ?
but still it can be considered as a part of property of the partnership firm. But यहाँ पे acquisition का बात करें मतलब firm कुछ तो action ले रही है, action क्या ले रही है, consideration दे रही है, और वो consideration कैसे रह सकता है, it can be in cash, it can be in time. Is it clear to all of you? Next part, or by the firm, or for the purposes and in the course of the business of the firm. एक तो वो क्या रह सकता है, it is for the purposes of the firm. ऐसा चीज जो परचेस किया है या फिर अक्वायर किया हुआ है या फिर मिल गया है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन और एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो वाला चीज जो किसके लिए रह सकता है, और फॉर द पर्पसेस एंड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. पर्पसेस ऑफ द फर्म, जिस चीज के लिए पार्टनरशिप फर्म चालू किया हुआ है, इट कैन बी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स, इट कैन बी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन गुड्स, इट कैन बी एनीथिंग. जो पर्पस के लिए फर्म चालू किया हुआ है उस पर्पस के लिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो तुम्हारा बिजनेस चालू हो गया तो भी साथ साथ में चलते जा रहा है, अभी नया स्टॉक परचेस किया, पुराना स्टॉक बेच दिया, तो नया स्टॉक फिर से प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है कि नहीं है, बिकॉज इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. समझ में कैसे बोल रहा हूँ, कोई मशीनरी खराब हो गया, उसके जगह पे दूसरा मशीनरी लेके रखा, या फिर कोई मशीनरी खराब हो गया और अभी वो आउटडेटेड है, उसके लिए नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, तो मशीनरी की जगह पे कंप्लीटली नया मशीनरी लिया, हम बोलेंगे वो भी चलेगा. इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यू आर एक्वायरिंग इट, विल बी कंसीडर्ड दैट, एंड इट इंक्लूड्स आल्सो द गुडविल ऑफ द बिजनेस. मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दे आर सेइंग दैट पार्टनरशिप में जो चीजें तुम परचेस कर रहे हो वो तो तुम्हारा एसेट है ही, लेकिन जो चीज तुमने परचेस शायद नहीं किया रहेगा, तुमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करते करते सेल्फ जनरेट करके डेवलप किया रहेगा, उस चीज को भी हम पार्टनरशिप का एसेट मानने को तैयार है. उसका नाम क्या है, गुडविल. इफ यू हैव परचेस्ड गुडविल ऑफ समबडी एल्स, इट इज गुडविल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इट इज योर एसेट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इट इज योर प्रॉपर्टी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. But if you have not purchased it, not acquired it, you have generated it, still we are going to accept it that it's a property of the partnership firm. No partner can claim that entire goodwill is on account of me. Even if it so happens that only one partner is working and rest of the partners are sleeping, still the goodwill which is arising on account of the perfect acumen or decision-making capacity of the working partner still will be considered as the property of the firm, and it will not be considered as the property of the working partner. सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अगर तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म है किसी दूसरे सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को टेक ओवर करता है, अगर तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म है किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर करता है, और उस टेक ओवर करते वक्त वो फर्म बोलते हैं कि हमको गुडविल दे दो, क्योंकि आप हमारा जगह भी लेने वाले हो, आप हमारा फर्नीचर भी लेने वाले हो, आप हमारा लोगो भी लेने वाले हो, आप हमारे एम्प्लॉयज भी लेने वाले हो, आप हमारे कस्टमर भी लेने वाले हो, आप हमारे सप्लायर भी लेने वाले हो, आपको बना बनाया बिजनेस हम दे रहे हैं. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? आपको हम बना बनाया बिजनेस दे रहे हैं. अगर आप सिर्फ जगह, सिर्फ फर्नीचर, सिर्फ एम्प्लॉयज लेके जाओगे तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ये बना बनाया बिजनेस है, मतलब हमेशा के कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि सिर्फ ओनरशिप चेंज हो गया, उनको लगे यार जैसा चलता था वैसे चल. तो यू विल गेट अ रेडीमेड कस्टमर बेस, रेडीमेड सिस्टम विच इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, ड्यू टू विच द एम्प्लॉयज आर आल्सो वर्किंग वेरी प्रॉपर्ली. तुमको अच्छा एम्प्लॉय कहाँ से ढूंढने का, उसका लॉयल्टी बराबर है कि नहीं, चोरी करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है. ये सब बना बनाया आपको दे दिया तो उसका मुझे गुडविल दे दो. तो आपने वो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को या फिर उस एग्जिस्टिंग स्मॉलर पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर करते वक्त सेकंड लास्ट बेंच अगर कुछ गुडविल दिया रहेगा तो वो गुडविल तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी है क्या? हाँ है. लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप अपना बिजनेस डेवलप करते जा रहे हो, डेवलप करते जा रहे हो, डेवलप करते जा रहे हो, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, और फिर आपका रेपुटेशन क्रिएट हो गया, और फिर उस रेपुटेशन के बाद में, रेपुटेशन क्रिएट करने के बाद में आप किसी और पार्टनर को एडमिट करवाते हैं और उस पार्टनर को बोलते हो भैया आते वक्त गुडविल लेके आना. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो जिस पार्टनर ने बहुत सारा काम किया हुआ है बोलता है इस गुडविल मेरा अकेले का, हम बोलेंगे नहीं रहे, गुडविल पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, सैक्रिफाइस रेशियो. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? That is a very important point. They have clearly underlined, specified that also the goodwill of the business. Unless the contrary intention appears, property and rights and interest in the property acquired with the money belonging to the firm are deemed to have been acquired by the firm. इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसा क्यों सेंटेंस डाला रहेगा? Unless ऐसा करके क्यों बोला रहेगा? That's not the case. सोचने का कोशिश करो क्या हो सकता है और फिर उसके से क्या प्रॉब्लम आ सकता है, फिर वो प्रॉब्लम बाद में नहीं आना जिसके लिए हम लोग कानून में पहले प्रोविजन डाल के रखा हुआ है. लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट A, B, C, D are 4 partners, okay, and have started a partnership firm, and then let us say A is deciding that he wants to purchase a private property, and for that purpose he is equal to pay some own money out of his own pocket, and then for the rest of the money he is going to take a personal loan. उसको क्या करना पड़ता है? 20% खुद का, 80% बैंक लोन का,
ऐसा कुछ तो सोच रहा है, क्या समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ? 20% उसका रहना चाहिए और 80% बैंक का रहना चाहिए। अभी वो क्या कर सकता है, ही कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म, ड्रॉइंग करेगा तो पार्टनरशिप फॉर्म के करंट अकाउंट में से पैसा बाहर निकल जाएगा और उसके खुद के सेविंग अकाउंट में चला जाएगा, बाद में वहां से चेक निकलेगा और सामने वाले प्रॉपर्टी वाले को पैसा चला जाएगा। लेकिन सामने वाला बोल रहा है इतना टाइम मेरे पास नहीं है, अभी 4 दिन के लिए सपोज बैंक बंद है, आजकल आज दिन है, क्या समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ? अब तू तेरे बैंक में से सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म के बैंक में से पैसा निकालेगा, फिर हमारे पास देगा, फिर खुद के अकाउंट से चेक निकालेगा, हमको देगा, फिर 4 दिन के बाद फिर बाने फिर से 2 दिन के बाद फिर से बैंक हॉलिडे आने वाला है, झंझट नहीं चाहिए। आज लेता रहेगा तो बोल सामने चेक दे, वो तारीख में क्या करूं, मैं मेरा चेकबुक घर पे भूल के आया हूँ, मैं अभी मेरे पास फॉर्म का ही चेकबुक है, क्या करना है? तो ठीक है आप मैसेज पैसा दे दो, एनीवे आपको तो साइनिंग अथॉरिटी है, एबीसीडी ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि चेक कैन बी साइंड बाय ए, इन एग्रीमेंट इट इज मेंशन्ड बाय देम, so he is having signing authority, he is having the checkbook of the partnership firm, he is paying by using the checkbook of partnership firm. His logic was that ultimately I was anyway going to call it as drawing, accountant को बोल दूंगा एंट्री कर दे, yes कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एसेट परचेस कर रहा हूँ, लेकिन पहले खुद के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का, वहां से बाद में चेक देने का, ऐसा घुमाओ फिरो का एंट्री करने की जगह पे, दो चेक यूज करने की जगह पे डायरेक्टली फॉर्म के अकाउंट से चेक दे देता हूँ ना, और अकाउंटेंट को बोल देता हूँ एंट्री पास कर ड्रॉइंग वाला। क्या समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ? मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मेरा कैपिटल को हाथ लगने नहीं दूंगा, मैं तो ड्राइंग का एंट्री एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। बट द प्रॉब्लम इज आपने ऊपर बोल के रखा था कि परचेज बाय अदरवाइज बाय और फॉर द फर्म और फॉर द पर्पसेस, ऐसा करके बोलते हैं, अभी गड़बड़ हो गया इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस वाले। तब बोला नहीं, बाय डिफॉल्ट नंबर 1 जो फर्म के पैसे से पे किया जाएगा जनरली वो फर्म का होता है, लेकिन पहले क्या बोलते रखा, अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, तो इफ इट कैन बी प्रूव्ड that the intention of using the checkbook of the firm is not for the purpose of purchasing the asset for firm, but the checkbook of the firm or the bank account of the firm was used basically for the purpose of reducing the number of transactions, thereby reducing the number of entries, and ultimately the correct entry is going to be passed to give the exact effect which is supposed to be given. Then, although directly from the partnership firm's bank account some money has gone out, still it will not be considered as a property of the business. Second, any difficulty? Clear? Okay. Analysis of section 14. The expression property of the firm also referred to partnership property, partnership asset, joint stock, common stock, or joint estate denotes all property, rights, and interest to which the firm, that is, all partners collectively may be entitled. The property which is deemed to be belonging to the firm in the absence of any agreement between the partners showing contrary intention is comprised of the following: all property, rights, and interests which partners may have bought into the common stock as their contribution in the common business, all property, rights, and interests acquired or purchased by or for the firm or for the purposes and in the course of business of the firm and goodwill of the business. The determination of the question whether a particular property is or is not a property of the firm ultimately depends upon the real intention or agreement between the partners. Thus, the mere fact that the property of a partner is being used for the purposes of the firm shall not by itself make it a partnership property, unless it is intended to be treated as such. Partners may, by an agreement at any time, convert the property of any partner or partners, and such conversion, if made in good faith, would be effectual between the partners and against the creditors of the firm or the separate property of any partner into the partnership property. So what have they told you? एक छोटा पॉइंट मेरा यहाँ पे डिस्कस करने का रह गया था. Just the mere fact that a property of a partner is being used for the purpose of the firm shall not by itself make it a partnership property. This is a very important point. The true test of whether it is a property of the partnership or not is not for which purpose it is used, but is what was the intention to introduce the property in the partnership. Which intention it is given. For example, partner क्या कर रहा है, उसका खुद का कार है और पार्टनरशिप के काम के लिए हमेशा अपने कार से जाता है. बोले पार्टनरशिप के काम के लिए जा रहा है ना, मतलब पार्टनरशिप का कार हो गया. अरे नहीं बाबा, मैंने कैपिटल करके इंट्रोड्यूस किया हुआ नहीं. क्या समझ में कैसे बोलता हूँ? पार्टनर ने क्या कर दिया, अपना जो जगह है वो पार्टनरशिप को यूज करने को दिया. बोला शुरुआत के 1-2 साल रेंट नहीं दिया तो चलेगा, बाद में देखेंगे क्या करने का क्या नहीं करने. रेंट है लेकिन शुरुआत के 1-2 साल के लिए मत दो, वो हम लोग अक्यूमुलेट करते जाएंगे. पार्टनरशिप होकर लोन चढ़ गया करके बोलेंगे. एंट्री पास करो हर महीने में. रेंट अकाउंट बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. यार समझा क्यों कैसे बोल रहा हूँ? पेमेंट मत करो और वो आउटस्टैंडिंग रेंट में रखना, उसको कैपिटल में ट्रांसफर मत कर. रेंट अकाउंट बेटा कैपिटल अकाउंट ऐसा नहीं करने का. रेंट अकाउंट बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट बोल रहे हैं. अगर कैपिटल अकाउंट में चला गया तो बाद में क्या गड़बड़ हो जाएगी? सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन याद है क्या? और डिफिकल्टी आ जाएगी. अगर सपोज फॉर्म बंद पड़ गई तो इन दैट केस बोलेंगे कैपिटल का अमाउंट सबसे बाद में मिलता है,
पहले आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का पेमेंट करना क्या है, और तुमने खुद ने उसको कहां पे ट्रांसफर करके रखा था, कैपिटल में ट्रांसफर करके रखा था, तुम्हारा लाइन अभी नंबर लाइन में सबसे पीछे आएगा। तो भैया रेंट है ना, तो उसको आउटस्टैंडिंग रेंट में रहने दो ना। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, मुझे पीछे के लाइन में क्यों डालते हो, अगले लाइन में रहने दो। चलो ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप हमने ऐसा वो इंक्रीज करना चालू कर दिया था। तो बिल्डिंग इज यूज फॉर व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, दैट मींस वो पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी होगा। बोलेगा नहीं सर, इंटेंशन कैन बी सीन वेरी इजी। So merely because something is used for the purpose of partnership, it does not automatically become to be a property of partnership. What is important is the intention of the people who have, or intention of the partners before introducing that particular asset in any particular form in the partnership. Clear? और आगे क्या बोलते हैं वो? Unless it is intended to be treated as such, ठीक है. Partners may, by an agreement at any time, convert the property of any partner or partners, and such conversion, if made in good faith, would be effectual between the partners and against the creditors of the firm. क्या बात है? खतरनाक। क्या बोल रहे देखो जरा, कि पार्टनर्स में बाय एन एग्रीमेंट एट एनी टाइम कन्वर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर और पार्टनर्स, कन्वर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर और पार्टनर्स, एंड सच कन्वर्जन इफ मेड इन गुड फेथ वुड बी इफेक्चुअल बिटवीन द पार्टनर्स एंड अगेंस्ट द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। तो प्रॉपर्टी किसका था, पार्टनर का था। प्रॉपर्टी किसका था, पार्टनर का था, लेकिन सब पार्टनर ने मिलकर डिसाइड किया कि प्रॉपर्टी का भी से हम लोग पार्टनर के प्रॉपर्टी की जगह पे फर्म का प्रॉपर्टी करके ट्रीट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनरशिप के बैलेंस शीट पे एसेट आना चालू हो जाएगा। तो कुछ समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो फिर वो जो भी कुछ ट्रीटमेंट किया हुआ है, दैट ट्रीटमेंट इफ इट इज मेड इन गुड फेथ, मतलब नॉट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग ट्रबल टू अदर्स, थर्ड पार्टीज, उसका खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके खुद के पर्सनल क्रेडिटर्स है, वो तकलीफ दे सकता है, इसके लिए बचने के लिए यहाँ पे ट्रांसफर करता है, ऐसा कुछ मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है। In good faith it is done. In that case we can always specify that conversion will be considered as property of the partnership. Next part, goodwill. Section 14 specifically lays down that the goodwill of the business is subject to a contract between the partners to be regarded as a property of the firm, but this section does not define the term goodwill. Goodwill is a concept which is very easy to understand but difficult to define. Goodwill will be defined as the value of reputation of the business house in respect of profits expected in future over and above the normal level of profits earned by undertaking belonging to the same class of business. ये definition में अकाउंट में सीखा हुआ है। Goodwill is the फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। इसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं। कौन सा वाला मेथड से था अपना, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, नहीं तो फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट मेथड, नहीं तो सुपर प्रॉफिट मेथड, नहीं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। सो अल्टीमेटली यू आर लुकिंग एट व्हाट, कि अगर तुम खुद का बिजनेस खुद चालू करोगे तो तुमको इतना प्रॉफिट कमाने को कितना टाइम लगेगा, उसके मुकाबले अगर तुमने हमारा बिजनेस डायरेक्टली ज्वाइन किया तो तुमको पहले से कितना प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो यू आर सेविंग दैट टाइम which otherwise will be spent by you for the purpose of getting the same level of profit which our business is making today. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ। So it is a future profit earning capacity which is converted into cash. Goodwill, sorry, when the partnership is dissolved, every partner has a right in the absence of any agreement to the contrary to have the goodwill of the business sold for the benefit of all partners. याद रखो, लेकिन डिसोल्यूशन जो तुमने सीखा हुआ है उसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन में कौन सा अकाउंट मैंने तुमको सिखाया नहीं है डिसोल्यूशन, क्योंकि फाउंडेशन के सिलेबस में डिसोल्यूशन नहीं है। तुमको 12वीं में डिसोल्यूशन सिखाया हुआ है, तुम्हारा 12वीं का एग्जाम हो गया, याद है तुमको? हाँ ठीक है। तो डिसोल्यूशन अकाउंट्स में टॉपिक था, उसमें ऐसा कुछ रहता है कि तुमको पहले कौन सा अकाउंट बनाना करता है, कौन सा अकाउंट बनाना करता है, फिर तुम क्या करते हो, अलग अलग एसेट्स को कहाँ पे ट्रांसफर करते हो, रियलाइजेशन के डेबिट में, और बाद में लायबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और बाद में एक एक एसेट को सेल करते हो और एक एक लायबिलिटी को पे ऑफ करते हो, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते हो, और कुछ एसेट पार्टनर ने टेक ओवर करेंगे तो उसका एंट्री कर देते हो, बाद में रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके उसका प्रॉफिट लॉस निकालते हो, और उस प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। विच रेशियो, ओल्ड रेशियो की न्यू रेशियो, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का झमेला किधर है, एडमिशन, रिटायरमेंट में, डेथ में। डिसोल्यूशन नहीं है, डिसोल्यूशन में आगे कुछ है ही नहीं, सब खत्म, फुल स्टॉप है वो। यार समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो फिर वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो और उसके बाद में क्या कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो। दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। वो वाले डिसोल्यूशन में गुडविल का एडजस्टमेंट आ ही नहीं सकता है, बिकॉज यू कैन सेल लैंड सेपरेटली, यू कैन सेल फर्नीचर सेपरेटली, यू कैन सेल व्हीकल सेपरेटली, यू कैन सेल गुडविल सेपरेटली। गुडविल ले लो, एक हाथ गाड़ी लेके चल रहा है करके, दैट्स नॉट पॉसिबल। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। nobroker.com, हम यहाँ क्या करते हैं, जमीन बेचते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, गुडविल बेचते हैं। नोबडी इज गोइंग टू बाय योर गुडविल। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। हाँ, बट द एंटायर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, एंटायर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब स्पेशल टाइप का डिसोल्यूशन कि हम 4 लोग पार्टनर से एबीसीडी, और अभी से हम बोलते हैं बस हो गया, हम चारों को तो एक साथ रिटायर हो जाते हैं, लेकिन बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, बिजनेस को चलते रहने दो। तो वी आर ट्रांसफरिंग इट टू XYZ। तो XYZ को बोलेंगे तुझे बना बनाया नाम सब चीजें बना बनाया मिल गया है,
तो भैया तू मुझे अभी लैंड का पैसा दे, बिल्डिंग का पैसा दे, व्हीकल का पैसा दे, स्टॉक का पैसा दे, कैश का पैसा दे, और मेरा क्रेडिटर का पैसा कट कर ले क्योंकि तू उनको बाद में पेमेंट करने वाला है। मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पैसा कट कर ले क्योंकि तू उनको बाद में पेमेंट करने वाला है। लेकिन फिर बचा कुछ अमाउंट हमको देते, और वो बचा कुछ अमाउंट देने के टाइम याद रखने का, वो बचा कुछ अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज हमने तुझे बना बनाया बिजनेस दिया हुआ। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इफ इट हैपेंस, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिसोल्यूशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेक ओवर. Dissolution of partnership form, which is by way of not selling of the assets and paying of the liabilities, but it is by way of takeover of the business by another business. ऐसे वक्त तुमको गुडविल मिल सकता है, और फिर वो जो गुडविल का पैसा मिलेगा, that is the right of all the partners, because that goodwill is the property of the firm. That means it is going to be enjoyed by all the partners taken together. सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Clear? Next part. Goodwill is the property of the firm. It can be sold separately or along with other properties of the firm. Any partner may, upon the sale of goodwill of the firm, may make an agreement with the buyer that such partner will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period, within the specified local limits, and notwithstanding anything contained in Section 27 of the Indian Contract Act of 1872. Such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable. Underline the word if the restrictions imposed are reasonable. म्हणजे जर का असं झालं की एबीसीडी 4 लोक पार्टनर होते आणि एबीसीडी ने सांगितलं की बस आम्हाला कंटाळा आला, आता आपण बिझनेस बंद करून टाकूया. त्यापैकी ए म्हणाला नको बिझनेस बंद नका करू, मी सगळे म्हातारे झाला, मी चांगला तरुण आहे, अजून मला अजून चांगला बिझनेस करता येऊ शकतो, मी माझ्या तिघांना एकत्र रिटायर व्हा, आता मला सोल प्रॉपर्टी बिझनेस मध्ये कन्वर्ट करतो. कळलं मी काय सांगितलं? तर मग बीसीडी म्हणाले चालेल ठीक आहे, चांगली गोष्ट. तर मग आता तुम्हाला काय दे बाबा, आमचे पैसे पण नाही, गुडविल पण नाही, कारण आता आम्ही जे गुडविल बनवण्यासाठी तुला मदत केली होती त्याचा फायदा तुला एकट्याला मिळणार पुढे, त्यामुळे आम्हाला गुडविल पण दे. मग एने म्हणाला ठीक आहे, तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, रास्त तुमची डिमांड, मी काय त्याला नाही म्हणत नाहीये, हे काय तुम्हाला गुडविल. पीसीडीने गुडविल पण घेतलं, पैसे पण काढून घेतले, आता हे त्या बिझनेस करतोय, नाव तेच ठेवलेलं आहे, एम्प्लॉईज तेच, कस्टमर तेच, सप्लायर तेच. आणि नेक्स्ट डे सकाळी जेव्हा हे दुकान उघडायला येतो, साईडला बघतो की नवीन दुकान चालू झालंय, त्याचं नाव काय? डीसी. समझते मैं क्या बोल रहा था? तो म्हणतो अरे यार मेरे पास गुडविल भी ले लिया तुम लोगों ने. गुडविल का मतलब क्या था कि मैं अकेला बाद में फ्यूचर प्रॉफिट कमाऊंगा और तुमको शेयर नहीं दूंगा. तो तुमने मेरे साथ काम करके जो रेपुटेशन बनाया था, उस रेपुटेशन का फायदा हम सबको मिलना चाहिए, तो उसके जगह मुझे अकेले को मिलेगा, इसके लिए मैं आपको पैसा दे चुका हूं. अब फिर से तुम मेरे साथ कॉम्पीट करने का होगे, इट डजंट मेक एनी सेंस. तो मैं आपको रिस्ट्रिक्शन डाल सकता हूं कि आई एम रेडी टू पे यू फॉर गुडविल, बट देन फॉर नेक्स्ट सो मेनी इयर्स यू आर नॉट गोइंग टू डू द वर्क इन द सेम लोकेलिटी. क्या समझते हैं कैसे बोल रहा हूं? और यू शुड नॉट डू द वर्क एट एनी टाइम बट विद इन द लोकेलिटी ऑफ दिस मच पेरिफेरी. समझते हैं कैसे बोल रहा हूं? बट वो रीजनेबल रहना चाहिए. तुमको जिंदगी में कभी भी ये बिजनेस करने का अधिकार नहीं रहेगा, ऐसा सब नहीं रहेगा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? इंक्लूडिंग इवन इफ यू लुक एट रामायण, उधर पे ऐसे सिचुएशन क्या बोलते हैं, राम को कितने साल का वनवास बोला रहते? 14 साल. कभी वापिस नहीं आने का ऐसा नहीं बोला, 14 साल का वनवास है, बाद में अगर आया तो देखेंगे तभी क्या होगा करके, बट अभी के लिए तो हमने कंसिडर किया. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? रीजनेबल रहना चाहिए. तब तक शायद लोग भी उसको भूल जाएंगे, तब तक शायद वो भी लोगों को भूल जाएगा, तब तक उसके जिंदगी में नए बदलाव आए रहेंगे, तो पता नहीं बाद में वो आएगा कि नहीं आएगा करके तो छोड़ देंगे, चलो ठीक इतना ही कंसिडर करेंगे. पर अगर तभी सपोज कहीं ऐसा बोलती थी कि वापिस कभी नहीं आने का, तो राम नहीं जाता था. समझ में कैसे बोलता था? यार आप मेरे साथ तो आप नाइंसाफी कर ही रहे हो, बट अगर देखिए जनता के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हो. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? 14 साल बोल ठीक है, मतलब द चांस ऑफ कमिंग बैक इज देयर, सो देन यू आर एक्सेप्टिंग दिस प्रोटेक्शन, दिस इज अ रीजनेबल लिमिटेशन. और याद रखो, तुमने गुडविल दिया मतलब तुमने क्या किया? तुमने फ्यूचर का पूरा जिंदगी भर का पैसा नहीं किया. तुमने क्या बोला कि अगले 3 साल 5 साल अगर तुम खुद का बिजनेस चालू करो, तुमको फिर से एक बार 3-4-5 साल का टाइम लगेगा. उतने टाइम तक का मैं तुमको गुडविल दिया हुआ है, तो उसके बाद में तुम फिर से बिजनेस चालू करते हो तो दैट्स अ गुड थिंग. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. और कभी भी यार कंपटीशन रहेगा तो हम लोग अलर्ट रहते हैं, हम लोग इनोवेटिव रहते हैं, हम लोग आगे जा सकते. तो कानून कभी भी ऐसा क्रिएट नहीं करेगा कि कंपटीशन को किल कर दे. और ऐसा कुछ कानून बनाया गया तो दैट कानून इज कंसीडर्ड एज अ लॉ. उनको चैलेंज कर सकते हैं हम लोग कोर्ट में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट एनीवे द पॉइंट इज दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं. हमने बोल कर रखा कि ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा लेकर फट से बोल सकते हैं कि ये वाला एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, इसके लिए हम लोग पार्टनरशिप में गुडविल भी ले लेंगे और बाद में फिर से बार खुद का बिजनेस भी चालू करेंगे. हम बोलेंगे नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं अभी मैं सक्रिय हो जाऊंगा, अभी पार्टनरशिप एक्ट पहले आएगा और उसने जो रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ रिस्ट्रिक्शन उनको फॉलो करना पड़ेगा. दिस एग्रीमेंट विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड एग्रीमेंट प्रोवाइडेड द रिस्ट्रिक्शंस imposed therein are reasonable. If they are unreasonable, then that is gone again. Next part, property of a partner, where the property is exclusively belonging to a person. It does not become the property of the partnership merely because it is used for the business of the partnership.
such property will become the property of the partnership if there is an agreement. जो मैंने एग्जांपल दिया तुमको, उसका जगह है, रेंट पे दिया है उसने पार्टनरशिप फॉर्म को, फॉर्म के बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी वो पार्टनर का प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉपर्टी नहीं। उन्होंने बाद में एग्रीमेंट करवा के अगर उसको कन्वर्ट करवा के लिया तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, तब तक वो पार्टनर की प्रॉपर्टी है, फॉर्म का प्रॉपर्टी नहीं। Part of the property of the property, then it can be sold It is impossible to sell it. उन्होंने कंसिडर किया कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि तुम सिर्फ गुडविल को दे रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, हमारा नाम तुम यूज करो, ऐसा बोल रहे हो, बाकी कुछ नहीं, बट हम लोग बिजनेस करते रहे, या फिर हम लोग उस बिजनेस का प्रॉपर्टी अलग तरीके से यूज करके नया बिजनेस करें, नाम तुमको दे दिया, इट इज वेरी डिफिकल्ट। वन कैन से दैट सर वो ब्रांड के लिए दिया है वगैरह करके, ऐसा करके वो कर। बोलिए। जेव्हा टेक ओव्हर होतं तर समजा एबीसी पार्टनर होतं, त्यानंतर ईएफजी आहे, तर मग ते ईएफजी ने पूर्ण घेतला, त्यांनी गुडविल एबीसी ला पे केलं, तर मग ते गुडविल पीएसआर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होणार का, मग त्याचं कसं होतं? तुझे रिअलायझेशनच्या क्रेडिट शेअर मध्ये एंट्री येणार ना, मग ते मग पीएसआर त्यामुळे तुमचं प्रॉफिट वाढणार आणि प्रॉफिट गोज इन पीएसआर, समजलं का? त्यात काय तुमचं सॅक्रिफाइस इश्यूची गडबड नसते, कारण तुमचं न्यू रेशो काय नाहीच, पण मग गुडविल तिघांनी मिळून आम्ही केलेलं आहे ना, हो. मग वेगवेगळंच होतं की हे म्हणू शकतो जास्त काम करतात, हे एग्रीमेंट मध्ये उतरतानाच लक्षात ठेवायचं की बाबा नंतर सिचुएशन अशी होणार आहे। व्हाट इज द बेसिक आइडिया, जिसका कॉस्ट जीरो है उसका सेलिंग प्राइस मिल गया, तो कॉस्ट जीरो सेलिंग प्राइस ज्यादा, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलवेज गोज इन पीएसआर। समझ में क्या होता है? यू डोंट से दैट सर गुडविल की एंट्री अलग से करेंगे और प्रॉफिट की एंट्री अलग से करेंगे, पण हे डायरेक्टली देतो हे नॉर्मल हो, पण तुला तरी रिलेशन बनवायला लागणारच आहे, त्या रिलेशन अकाउंटच्या डेबिट शीटला तुझी बॅलन्स शीट असेट राहणारच आहे, आणि बॅलन्स शीट असेटला तुझे गुडविल नाहीच आहे, पण जेव्हा त्यांच्याकडे तू पैसे घेशील त्याचे पैसे तू आता मग काय पहिल्यांदा म्हणतो डेटरचे पैसे मिळाले आणि मग काय स्टॉकचे पैसे मिळाले, त्याच्यावर तू म्हणणार डायरेक्टली काय तुमचे पीक्यूआर किंवा त्यांना पैसे मिळाले एकत्रच, ते पैसे कुठले असणार आहेत, डेटर स्टॉक लैंड बिल्डिंग प्लस गुडविल। तो एसेट साइड में डेटर स्टॉक लैंड बिल्डिंग है, लेकिन उसका रियलाइजेशन का जो पैसा आ रहा है क्रेडिट साइड में उसमें डेटर स्टॉक लैंड बिल्डिंग एंड गुडविल है, तो क्रेडिट साइड बढ़ रहा है, डेबिट साइड छोटा, मतलब प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना भी है सर। अगले साल अकाउंट्स सिखाऊंगा, अगले साल डिस्ट्रीब्यूशन सिखाना क्या मुझे, फाउंडेशन में इंटर में है, समझे ना। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, फिर से बार एज यूजुअल सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, उससे तो अपने को छुटकारा है ही, हर जगह पे वो आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। The property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purposes of the business. So कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि partners may agree among themselves that a particular property, although is a property of the partnership firm, but will be used for the purpose of personal purposes or any purposes other than the business of the firm. Any purposes other than the business of the firm. So for example, partnership ने क्या करके रखा है, प्रॉपर्टी परचेस करके रखा हुआ है, लेकिन अभी उनको वहां पे यूज करने का नहीं है, उन्होंने बोला वो भाड़े पे लेके रखेंगे। बिजनेस इज नॉट ऑफ गिविंग प्रॉपर्टी ऑन रेंट, बिजनेस इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। समझ में कैसे बोल रहे हो, बट अपने पास एक्स्ट्रा कैश पड़ी थी, तुमने इन्वेस्ट करके रखी थी, और अगर अपने को जल्दी से यूज करने का है नहीं तो ठीक है उसका रेंट पे लेके रखेंगे सर, बट इट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। हम बोलेंगे ठीक है, बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टरी टू द पार्टनरशिप है। अगर कुछ अलग बोला रहेगा तो ऐसा फॉलो करें। फिर कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी परचेस करेगा और पार्टनर को यूज करने को देगा उसके पर्सनल पर्पस के लिए, कार परचेस किया और पार्टनर उसको यूज करेगा, ऑफिस के लिए ऐसे नहीं, घर के लिए भी, इधर पिकनिक को जाना क्या क्या करना उसके लिए भी जा सकता है पॉसिबल सर, लेकिन वो पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी इज परचेस फॉर द आउट ऑफ द फंड्स ऑफ पार्टनरशिप, यस, सो देन इट शुड बी कंपल्सरी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। हम बोल रहे हैं हाँ पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका यूज कैसे होगा, वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप के पर्पस को छोड़ के बाकी किसी पर्पस का यूज नहीं किया जा सकता है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ पार्टनरशिप, बट if there is an agreement then it can be used for any other purposes also. Is it clear all of you? Okay, next part, personal profit earned by the partners। अभी पार्टनरशिप करते करते कभी कभी तुमको पर्सनल प्रॉफिट हो जाएगा। ABC 3 पार्टनर्स है, A is let us say a partner for making all the purchases of partnership हो, तो परचेस मैनेजर जैसा काम करता है, तो जो अलग अलग सप्लायर्स है वो हमेशा उसको मिलते हैं, सर हमारे पास से गुड्स परचेस करो, हमारे पास से गुड्स परचेस करो। दिवाली के टाइम उसको चांदी का ग्लास, चांदी का थाली गिफ्ट देते, सर आपका बिजनेस अच्छा है, हमारा पार्टनरशिप, आप हमारे बड़े कस्टमर हो। किसको दिया उन्होंने एक्चुअली स्पीकिंग, फर्म को दिया था, लेकिन वो हमेशा इंटरेक्ट किसके साथ करते हैं, ए के साथ। उनको मालूम है इफ देयर इन द गुड बुक्स ऑफ हिस्ट्री देन ए विल ऑलवेज पुट द परचेस ऑर्डर
in the name of that X supplier, Y supplier, etc. So now you will find that you are making a personal profit as compared to the firm. तो वो फेवरेबल टर्म्स तो बार्गेन कर ही रहा है, बराबर से क्रेडिट पीरियड ले ही रहा है, डिस्काउंट ले ही रहा है, अच्छा क्वालिटी का गुड्स ले ही रहा है, और ऊपर से लेकिन फिर भी सप्लायर उसको क्या करते हैं सर, याद रखना, दिवाली में गिफ्ट, नए साल को गिफ्ट, गुड़ी पड़वा को गिफ्ट, समझ में कैसे बोल रहा हूँ, तो गिफ्ट मिल रहा है, बर्थडे को गिफ्ट, पर्सनल प्रॉफिट। देखो भाई, अगर तुम छोटा छोटा पार्टनरशिप करते रहोगे, तुम्हारा हमेशा का जो बचपन से का दोस्त है उसके साथ काम करते रहोगे, और तुम सब लोग एक दूसरे को रोज का रोज मिलते रहोगे, एक दूसरे के घर के साइड साइड में रहते रहोगे, या फिर एकदम एक दूसरे को हमेशा मिलते रहोगे डे टू डे बेसिस, तो इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग। बट वी हैव एक्सेप्टेड कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रह सकते हैं? 50. Is it necessary that all the 50 people should be in the same society? They will be staying far away also, maybe staying in different cities also, may not be meeting on day-to-day basis to each other on personal basis also, maybe meeting directly only on Google Meet और नहीं तो Zoom वगैरह वगैरह, नहीं तो WhatsApp वीडियो कॉल। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तू बाबा वहां पे परचेस किया कर और वहां से यहाँ पे भेजा कर, क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल मिलता है। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो देयर इज अ चांस कि वो उधर डायरेक्टली प्रॉफिट कमा भी सकता है, एंड देयर इज अ चांस दैट अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है भाई, दिमाग कभी सटक गया तो चलो मैं दे लेता हूँ। तो ड्यूटी क्या है बता के रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको पर्सनल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको पर्सनल प्रॉफिट हुआ तो आपने क्या करना चाहिए, और आपके किसी पार्टनर को पर्सनल प्रॉफिट हुआ रहेगा तो बाकी पार्टनर का उसके ऊपर क्या अधिकार रहता है, ये अपने को डिफाइन करने का। हम ये नहीं बोल रहे कि किसी भी पार्टनर को ऐसा मिलना ही नहीं चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या होता है लाइफ कुछ तो मिल जाता है। समझ में कैसे बोल रहा हूं? तो उसकी क्या जिम्मेदारी, और बाकी लोग उसमें कुछ मांग सकते हैं कि नहीं, और क्या मांग सकते हैं, दैट इज द पॉइंट व्हिच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सगरा करते में क्या सांगितलं ते? अरे काहीतरी बोला। Okay, so what are we considering here? According to section 16, subject to the contract between the partners, if a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for the profit and pay it to the firm. क्या हो गया यहाँ पे? Number 1, partner derives any profit for himself. So that means it should be a personal profit. From what? From any transaction of the firm. फर्म ने जो ट्रांजैक्शन किया है उसकी वजह से उसको प्रॉफिट हुआ रहेगा। आप हमारे पास से परचेस करो, आपके फर्म को बोलो हमारे पास से परचेस करो, हम आपको कमीशन देते हैं। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? हमारा ये बिल आप पास करवा दो, हम आपको कमीशन देते हैं। मेरा खुद का प्रोप्राइटरी बिजनेस था तो मैं क्या बोलता था, अरे मैं तुझे क्या को कमीशन तेरे पास से लेने का, तू तो मेरे पास, तू मुझे कुछ सप्लाई कर रहा है, आई एम सपोज्ड टू पे यू, देन व्हाई आर यू गिविंग कमीशन टू मी? There is no logic in that. मैं बोलूंगा सर सच्ची बात है, प्रोप्राइटरी कंसर्न को हम कभी कमीशन देते ही नहीं, क्योंकि प्रोप्राइटरी कंसर्न में आदमी खुद के पॉकेट से पैसा निकालना रहता है तो 10 बार सोचता ही है कि परचेस करूं कि नहीं करूं, कितना प्राइस देने का कि नहीं देने का फर्क है। लेकिन जब कोई आदमी पेमेंट करता है खुद के पॉकेट से नहीं बल्कि फर्म के पॉकेट से, तो उसका खुद का पैसा नहीं अटका हुआ रहता है, फर्म का पैसा अटका हुआ रहता है। और फर्म का पैसा अगर अटक गया है तो उसको प्रॉफिट नहीं तो लॉस हो सकता है, उस प्रॉफिट या फिर लॉस में उसको थोड़ा सा शेयर मिल सकता है। लेकिन अगर हम उसको ऐसा बोलते हैं कि देखो भैया आपकी फर्म है, हमारे पास से आप एक चीज 100 रुपए में परचेस करते हो और बाद में आप 150 रुपए बेचते हो, आपको 50 रुपए का फायदा होता है। आपके फर्म में 5 पार्टनर्स है तो आपको 1/5 का फायदा होता है। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? मतलब आपको 10 रुपए का फायदा होगा, आपके दूसरे पार्टनर को 10 रुपए का, तीसरे को 10 रुपए का, चौथे का 10 रुपए का, पांचवें पार्टनर को भी 10 रुपए का फायदा होता है। आप ऐसा कर दो, हमारे पास से 110 में परचेस करो, फिर मुझे 40 रुपए का फायदा होगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? 40 रुपए का फायदा होगा, 5 पार्टनर, इसका मतलब सबको 1/5 मतलब मुझे 8 रुपए मिलेगा। तो तेरे पास से 110 रुपए में परचेस करके मैं अपना 2 रुपए का फायदा कम कैसे करवा फिर? बोलते सर आप टेंशन मत, आप 110 में पास करवाओ तो मुझे 110 मिलेगा, आपके फर्म का पॉकेट से 110 निकलेगा, तो मेरा 10 रुपए का फायदा एक्स्ट्रा हो गया है और आपके फर्म का 10 रुपए का नुकसान हो गया है। लेकिन मेरा 10 रुपए का जो फायदा है उसका आधा आपका आधा मेरे, मैं आपको 5 रुपए का कमीशन देता हूँ। तो फर्म को 110 का कॉस्ट मिल गया, फर्म को 150 का सेलिंग प्राइस हो गया, तो फर्म को 40 रुपए का फायदा हो गया। 40 रुपए का फायदा आपका 1/5 शेयर आपको मिल गया, आपको 8 रुपए मिल गया, और ऊपर से मुझे तो 10 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है, उसमें से 5 आपको दे दूंगा, तो आपको उधर से 8 इधर से 5 मतलब आपको 13 मिल गया। अब अगर अच्छी नियत का आदमी रहेगा तो बोलेगा नहीं ये गलत बात, पर अगर पैसे की जरूरत रहेगी तो उसके बच्चे का 12th स्टैंडर्ड, उसके बच्चे का सी एंटर, उसका बड़ा बड़ा फीस, समझ रहे कैसे बोल रहा हूँ? मेडिकल में बच्चे को डाला रहेगा, उसका फीस, हॉस्टल का फीस, ठीक है ना,
4-5 साल में कर देते हैं। मैं कैसे बोल रहा हूँ, बेटी का शादी होने वाला है, बेटे का शादी करवाने का है, धूमधाम से करने का है, 2-3 साल के लिए एडजस्ट करवा के लेंगे, बाद में देखेंगे क्या करने का करेंगे। हमेशा हमेशा पाप नहीं करेंगे, थोड़ा सा पाप करेंगे, खत्म हो सकता है ना आदमी का। और एक बार चालू हो गया तो बाद में चालू होता ही है, देन इट इज नॉट इजी टू स्टॉप, देन इट गोज ऑन हैपनिंग। आपको समझा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे गेटिंग द पॉइंट? अरे कुछ तो बोलो। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। दिस इज व्हाट वी आर स्पेसिफाइंग हियर। इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, तो ये पहला वाला सिचुएशन में तुमको बता दिया, फॉर एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। दूसरा वाला कौन सा? और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म नेम। अभी क्या बोला? अभी तो कुछ तो यूज कर रहा है, मतलब फर्म का ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, ट्रांजैक्शन फर्म का है ही, बट इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉपर्टी खुद यूज करते हैं और उससे प्रॉफिट कमा लेता है। प्रॉपर्टी फर्म का प्रॉपर्टी है। अपना सिंपल एग्जांपल, काका हलवाई साइड में है, काका हलवाई की दुकान में हमेशा क्या आता है, वो रिक्शा आता है उनका, सब सामान लेके, ये तो उनका बड़ा वाला टेम्पो रहेगा, सब मिठाई विठाई लेके सब जगह पे लेके जाता है। तो एक पार्टनर के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो क्या कर रहा है, जब ट्रक सुबह निकलता है मेन फैक्ट्री से, सब अलग अलग काका हलवाई का आउटलेट पे जाके मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करता है, बाद में ट्रक एक जगह पे शांत पड़ा हुआ रहता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अपना हीरो क्या करता है, फिर पार्टनर क्या करता है, उसी ट्रक को यूज कर लेता है, पेट्रोल भरता है खुद, पेट्रोल का गड़बड़ नहीं करता है, पेट्रोल खुद भरता है। ड्राइवर को तो वैसे भी सैलरी दिया ही है फर्म ने, उसको तो क्या सुबह से लेकर शाम तक वहां पे ट्रक में बैठे रहने का, एक तो चलाओ नहीं तो बैठो, पर छोड़ के मत जाओ। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो पार्टनर उसको क्या बोलते हैं, राजा जी अभी ना दोपहर के टाइम एक बार सभी डिलीवरी हो गया ना, बाद में ये एक्स्ट्रा वाला सामान है, मेरा खुद का सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है, उसके लिए मुझे डिलीवरी के लिए ट्रक चाहिए था, तो मैं किसी और के ट्रक को हायर कर सकता था। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन मुझे उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, मैं वैसे भी पेट्रोल का पैसा देने वाला हूँ ही ना, तो फोन का भी मतलब फोन का नुकसान कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं फोन का पेट्रोल नहीं यूज कर रहा हूँ। तू क्या को टेंशन लेता, तो तू इधर जाके वहां पे जाके यहाँ पे जाके उधर जाके डिलीवरी करके आएगा। मैंने अग्रज का एक एजेंसी लिया हुआ है, जिसकी वजह से अग्रज का जो मेन ऑफिस है वहां से निकलता है सारा का सारा, वो क्या गेहूं का आटा नहीं तो और सब अलग अलग चीजें वहां से निकलने का, और राउंड में नहीं तो किसी और जगह पे अलग अलग जगह पे अपना अग्रज का दुकान है वहां पे डिलीवरी करके लेके आएंगे। जो उसका पेट्रोल का खर्चा होगा मैं भर दूंगा, तुझे तो वैसे भी गाड़ी में बैठे बैठे सोने के, उससे फिर जाके आ जाए, गाना भी सुन लेगा गाड़ी में एफएम सुन के आएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो ही इज मेकिंग प्रॉफिट not by making a transaction of the firm, he is making his own transactions, but these transactions are by using the property of the firm। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर, उसने पेट्रोल खुद का भरा है, पेट्रोल खुद का भरा है गांव के लोग, लेकिन ड्राइवर किसका है? फर्म का है, और गाड़ी किसका है? फर्म का है। अगर वो खुद का गाड़ी लेता तो और पैसा खर्चा करना पड़ता था, अगर खुद का ड्राइवर अपॉइंट करता तो और खर्चा करना पड़ता था, तो ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एंड इज मेकिंग पर्सनल प्रॉफिट, देन ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द सेम टू द पार्टनरशिप। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और तीसरा सिचुएशन कौन सा है तुम्हारा? और द फर्म नेम, प्रोप्राइटरी बिजनेस भी कर रहा है और पार्टनरशिप बिजनेस भी कर रहा है। प्रोप्राइटरी बिजनेस में जाता है बैंक के पास, बोलते हैं मुझे लोन दे दो, तो पार्टनरशिप बैंक बोलते हैं कितना इतना रेट लगेगा इंटरेस्ट का, या फिर किसी सप्लायर के पास जाता है, बोलते हैं मुझे 100 गुड्स दे दो, समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूँ? तो वो बोलेगा सर आपको इतना रेट लगेगा, बोलता है तुझे मालूम नहीं मैं इस पार्टनरशिप का पार्टनर हूँ, अच्छा आप उस पार्टनरशिप के पार्टनर हो, चलो ठीक है आपको थोड़ा कम रेट। समझ रहे कैसे बोल रहे हो? तो उसका प्रोप्राइटरी बिजनेस इज मेकिंग मोर प्रॉफिट। Why? Not because of the efficiency of proprietary business, but because he's using the reputation of the partnership firm, and the supplier is thinking in his mind कि अब मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब फर्म के पास शायद काम करने के टाइम में डिस्काउंट ज्यादा नहीं मांगेगा, मतलब अल्टीमेटली फर्म को नुकसान होने वाला है उसके। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? तो either by doing the transactions of the business is making some profit, or by using the property of the business for his personal transactions is making some profit, or he's using only the firm name, not even the property, only firm name, for the purpose of getting certain things done more effectively. In that case, he's making more profit there. But since he has already taken consideration for some other work, he may have to compromise the quality or the prices at his firm's work. तो बोले कि भैया आपने वहां पे कुछ कमाया रहेगा तो फर्म को इधर चुपचाप से बता देगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? What idea? So account for that profit and pay it to the firm. अच्छा सर मैं फर्म को बता दूंगा कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया है, बताने का नहीं, वापिस देने का। ये प्रॉफिट आपका है ही नहीं, ये प्रॉफिट फर्म पे है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Is it clear to all of you? Okay, next part. If a partner carries on any business of the same nature as
and competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business. अभी नया सिचुएशन, फर्म के जैसा ही बिजनेस कर रहा है, सेम टू सेम. फिर तुम बोलेंगे भैया अलाउड ही नहीं. ऊपर के सिचुएशन में क्या हुआ था, उस ट्रांजैक्शन की वजह से, उस प्रॉपर्टी को यूज करने की वजह से, या फिर फर्म का नाम जिस ट्रांजैक्शन में यूज किया उसकी वजह से जितना प्रॉफिट हुआ रहेगा उतना ही तुमको वापस करना पड़ेगा. पूरे बिजनेस का प्रॉफिट वापस करने की जरूरत नहीं थी. यहाँ पे तुम जब कंपीटिंग बिजनेस करना चालू कर देते, when you are already a partner of the firm, you are doing a competing business with the firm. That means you are learning the techniques of trade from the firm and then using it for your own proprietary business, thereby killing the customer base of the partnership firm. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो हम बोलेंगे अब तो पूरा का पूरा बिजनेस का प्रॉफिट हमको देने का है. वहां पे उस ट्रांजैक्शन की वजह से जो प्रॉफिट तूने कमाया रहेगा वो हमको वापस दे. यहाँ पे पूरा कंपीटिंग बिजनेस का प्रॉफिट हमको देना पड़ेगा. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पार्ट, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 16. उतना पूरा करेंगे और बाद में ब्रेक लेंगे हम लोग. Analysis of section 16, when a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or firm name, he must account for the profit and pay it to the firm. ABCD established a partnership business for refining sugar. A, who was himself a wholesale grocer, was entrusted with the work of selection and purchase of sugar. As a wholesale grocer, A was well aware of the variations of the sugar market and had a suitable sense of propriety as regards purchase of sugar. He had already in stock sugar purchased at a low price, which he sold to the firm when it was in need of some, without informing the partners that the sugar he sold is belonging to him only. It was held that A was bound to account for the profit to the firm so made by him. This rule, however, is subject to the contract between the partners. When a partner carries on a competing business, he must account for and pay to the firm all profits made by him in that business. Competing business रहेगा तो all profit, और competing business नहीं रहेगा तो in that case जितना profit उस transaction की वजह से हुआ रहेगा उतना profit. Next part, A, B, C, and D started a business in partnership for importing salt from foreign ports and selling it at Chittagong. A struck with certain transactions in salt on his own account, which were found to be of the same nature as the business carried on by the partnership. It was held that A was liable to account for the firm for profits of the business so made by him. This rule is again subject to a contract between the partners. So अगर partner ने agree किया रहेगा कि उसको हम लोग अलग business करने को देंगे जो competing business रहेगा तो भी चलेगा करके, in that case there is no need of reimbursing the firm of the profits. तो ये तो पार्टनरशिप एक्ट का सब जगह का सबसे फेवरेट सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? सेक्शन 16 समझ में आया क्या? अब अगला पॉइंट जस्ट पढ़ के रखता हूं, फिर अगले लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि आई एम स्टिल हैविंग लॉट ऑफ टाइम. 9:46 हो गया, मुझे लगा कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट सीम्स दैट यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सो इट इज गेटिंग क्विकली कंप्लीटेड. तो बिफोर गोइंग इनटू द राइट्स एंड ड्यूटीज, वी शुड फर्स्ट नो how a change may take place in the constitution of the firm. It may occur in any one of the following 4 ways. Where a new partner is coming in, where some partner or partners are going out, that is by death or by retirement, where the partnership concerned carries on a business other than the business for which it was originally formed, or where the partnership business is carried on after the expiry of the term fixed for the purpose. तो ये 4 अलग-अलग केसेस में हम क्या कंसीडर करेंगे कि पार्टनरशिप चेंज हो रही है. एक क्या, एडमिशन हो गया. दूसरा क्या, रिटायरमेंट नहीं तो डेथ हो गया. तीसरा क्या, जिस मकसद के लिए पार्टनरशिप चालू हो गई थी वो मकसद को छोड़ के नया मकसद चालू कर दिया, या फिर जिस पीरियड के लिए पार्टनरशिप है ऐसा बोला हुआ था वो पीरियड खत्म होने के बाद भी पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहा है. ये 4 केसेस में हम बोलेंगे पार्टनरशिप में चेंजेस नेचर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंजिंग द मेन पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. ओरिजिनल पार्टनरशिप फॉर्म लेट अस से मैं कंसेप्ट हमारा जो भी कुछ एक्टिविटी है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ कोचिंग. चल रहा था बाद में हमने बोला ठीक है अभी कल करेंगे, हम लोग कोचिंग नहीं करेंगे, प्रिंटिंग या स्टेशनरी का बिजनेस चालू करेंगे. तो बच्चे लोग पेपर लिखते हैं, अपने को सब क्लास के बच्चों को पेपर देने को मिलते हैं. समझ में कैसे बोल रहा हूँ, प्रिंटिंग या स्टेशनरी हम लोग बड़ा वाला पेपर मिल चालू करेंगे. बोले कि सर पार्टनरशिप आपका है, नो प्रॉब्लम, उसी नाम से कर रहे हो, अच्छी बात है, बट यार कोई चेंज इन पार्टनरशिप होता है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं वही पार्टनर्स वही सब चीजें वो सब अलग बात है, बट मेन पर्पस इज चेंज. In that case, it will be considered changing partnership, or when the partnership is for a specific period, 3 years, 5 years, 7 years. So, after that specified period is over, the firm should get dissolved. But if it is not dissolved, and if the business will continue, then it is considered that there is a change in the partnership form. Okay. According to section 17, subject to the contract between the partners, after a change in the firm, where a change occurs in the constitution of the firm,
the mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change as far as may be. पार्टनरशिप मध्ये मी तुम्हाला असं सांगितलं होतं बघा, पहिला प्रॉब्लेम होता ऍडमिशनचा पहिला प्रॉब्लेम किंवा बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिपचा टॉपिक होता, त्याच्यामध्ये रेशो शिकवतो तुम्हाला. त्यात मी तुम्हाला असं म्हटलं होतं की बाबा जर का ओल्ड रेशो इज गिवन, न्यू पार्टनर शेअर इज गिवन and nothing is mentioned about sacrifice, then OR is equal to NR is equal to SR. तब मैंने बोला भी था कि आपको स्टेप वाइज लिख के दिखा सकते हो, पर अगर गाय के ओवर है तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो. तुमको पता रहना चाहिए कि वहां पे OR एंड SR सेम, OR एंड SR सेम. लॉजिक यहाँ से आता है. सेक्शन 17 में बोलकर रखा हूँ कि इफ देयर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप, मतलब एडमिशन हो चुका है, नहीं तो रिटायरमेंट हो चुका है, नहीं तो डेथ हो चुका है, नहीं तो मेन मकसद चेंज हो चुका है, नहीं तो टेन्योर के बाद में भी पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं. तो जब तक स्पेसिफिकली बोला नहीं है तब तक समझ जाने का पुराना रिलेशनशिप आगे वैसे के वैसे ही कंटिन्यू होगा. सो ओल्ड रेशियो विल कंटिन्यू टू रिमेन न्यू रेशियो. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. इफ द ओल्ड रेशियो वाज 2:1:1 and partner C has retired, then what will be the ratio between A and B? 2:1. पहले भी उनके बीच में क्या था? 2:1 था, आगे 2:1:1 था, अभी वो 2:1 हो जाएगा. पहले वो 2/4 1/4 एंड 1/4 था, अब वो 2/3 एंड 1/3 हो जाएगा. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई. तो जब तक क्लियरली, लेकिन अगर क्लियरली बोला हुआ है कि नहीं है सी इज गोइंग टू रिटायर एंड द न्यू रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इज गोइंग टू बी 1:1, दैट मींस अ न्यू एग्रीमेंट इज कमिंग इनटू फोर्स. पर कुछ नहीं बोला रहेगा तो इन दैट केस ओआर एंड एनआर आर सेम. वो लॉजिक किधर से आता है? इस सेक्शन की वजह से कि अनलेस कॉन्ट्रैरी इज एग्रीड वी कैन ऑलवेज अज्यूम कि व्हाटएवर वाज ओल्ड दैट इज गोइंग टू बी कंटिन्यू. तो एडमिशन के वक्त याद रखो, रिटायरमेंट के वक्त, डेथ के वक्त, या फिर जब पार्टनरशिप का पूरा पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है, मेन कोर्स चेंज हो जाता है, या फिर उसका टेन्योर वाला पार्टनरशिप होने के बावजूद टेन्योर खत्म होकर नया पार्टनरशिप चालू हो जाता है, मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं, तो यू आर हैविंग अ चांस टू रीशफल. समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? एंड ऑल्दो यू आर नॉट गोइंग टू रीशफल, देयर इज अ चांस दैट अदर पार्टनर्स मे ट्राई टू रीशफल. एट दैट टाइम यू शुड बी ऑन गार्ड कि वो इस तरह से कुछ ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं जिसके से अल्टीमेटली तुम्हारा नुकसान होने वाला है. समझ में क्या बोल रहा हूँ? और तुम अगर रीशफल करना चाहते हो तो याद रखो कि पार्टी के पार्टनर्स के मन में खटास नहीं आनी चाहिए कि यार ये ज्यादा खींचने का कोशिश कर रहे हैं. बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डिमांडिंग. नेवर टेक मोर देन यू गिव एंड नेवर एक्सेप्ट लेस देन व्हाट यू हैव गिवन. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. तो मैं और कौस्तुभ सर सपोज अगर हम लोग पार्टनरशिप में है और हम लोग को कोचिंग वाला बिजनेस कर रहे हैं और बाद में हमने डिसाइड किया कि हम लोग प्रिंटिंग एक्सेसरी का बिजनेस करेंगे. अभी प्रिंटिंग एक्सेसरी में सपोज मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है और कौस्तुभ सर को ज्यादा समझ में आता है, तो ही में से नहीं आनंद यार मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, हमारा पीएसआर हम चेंज करेगा. आई में से यस नो प्रॉब्लम, आपको जो करना है करोगे. मुझे पता कौन सा रेशियो कंसीडर कर रहा है, इतना भी मेरा कैपिटल कितना रहेगा, मेरा इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा, उसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ. आई कैन नॉट से दैट नो 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 यू डू नॉट हैव द राइट टू कंटिन्यू. अभी एक बार पार्टनरशिप में बोल के रखा ना, वो वैसे कैसे आगे कंटिन्यू करना, ऐसा कुछ नहीं. सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, where a firm constituted for a fixed term continues to carry on the business after the expiry of the term, the mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before expiry, so far as that may be consistent with incidents partnership at will. तो अगर तुम्हारा फिक्स टर्म वाला पार्टनरशिप है और उसका टेन्योर खत्म होने के बावजूद तुम पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हो, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? तुम्हारा पुराने राइट्स और पुराने ड्यूटीज वैसे कैसे आगे कंटिन्यू होंगे, लेकिन पुराने राइट्स और पुराने ड्यूटीज को कंटिन्यू कर, क्योंकि अभी नाउ दैट पार्टनरशिप इज कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप एट विल. आई होप यू रिमेंबर यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि जब फिक्स टर्म का पार्टनरशिप चेंज हो जाता है, आगे कंटिन्यू किया जाता है, तो इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप एट विल. तो व्हेन यू डिजाइन द पार्टनरशिप ओरिजिनली, when it was for 3 years or 5 years or 7 years, at that time there were certain clauses which were created by considering that the partnership will remain only for 3 years. So the clauses were having a finite life, they were not having an infinite life. There is समझ कैसे बोल रहा हूँ? And now you have, after 3 years you have still continued the partnership. Now the partnership is not for 3 years, now the partnership automatically becomes a partnership at will. Then you can't say that sir but उस राइट में बोल के रखा था ना कि वो राइट 3 साल का है, मतलब वो राइट खत्म हो गया, मैं बोलूंगा नहीं. Then suitable alterations will be assumed to be made to that particular clause. नहीं सर, एग्रीमेंट में कुछ बोला नहीं है बाद में, इनफैक्ट देयर इज नो एग्रीमेंट आफ्टरवर्ड्स. हम बोलेंगे नहीं, एग्रीमेंट बाद में नहीं किया है ना, इसी का मतलब पुराने एग्रीमेंट के अंदर के ऑल द क्लॉजेस आर गोइंग टू बी कंटिन्यूड एज दे वेर, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन सच अ मैनर wherever it is necessary for the purpose of converting it partnership at will. तो अगर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एबीसी का 3 लोग का पार्टनरशिप है, उसे बोलकर रखा है 3 साल का पार्टनरशिप है,
सेकंड थर्ड लास्ट बेंच, आर यू देयर विद मी? 3 लोगों का पार्टनरशिप है और 3 साल का पार्टनरशिप है और बोल के रखा है ए इज एंटाइटल्ड टू सैलरी पर मंथ ऑफ ₹15,000 फॉर नेक्स्ट 3 years. इट इज मेंशन्ड नेक्स्ट 3 years. फिर 3 साल खत्म हो गए, पार्टनरशिप एक्चुअली स्पीकिंग खत्म होना चाहिए था क्योंकि उसका फिक्स टर्म खत्म हो गया है, बट दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू. इन दैट केस साल खत्म हो गया, चौथा साल खत्म हो गया, तो अकाउंटेंट बोल रहा है सर ए को सैलरी पास करता हूँ, हर महीने का 15,000, 12 महीने का 1,80,000 एंट्री पास करता हूँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू एज कैपिटल अकाउंट. बी एंड सी बोलते नहीं नहीं नहीं, ऑल्दो नाउ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, द एग्रीमेंट सेड दैट ए इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ओनली फॉर 3 years. So now he is not entitled to any salary because this is the 4th year. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? हम बोले कि नहीं, when the partnership was for a fixed tenure and after the tenure is over, if the partnership is continued thereafter, then it is automatically converted into a partnership at will. In that case, if there is no special agreement which is going to limit the original rights, then the original rights which were although were given a specific finite life will be now automatically converted into infinite life. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? जो 3 साल का फॉर्म था उसको तुमने एटविल का फॉर्म कर दिया है, तो फिर जो 3 साल का एग्रीमेंट था वो एटविल का एग्रीमेंट बन जाता है. क्लियर? अरे कुछ तो बोलो. एनी डिफिकल्टी? क्लियर ऑल ऑफ यू? गुड. And where additional undertakings are carried out, where a firm constituted to carry out one or more adventure or undertakings, carries out other adventures or undertakings are the same as those in respect of original adventures or undertakings. मतलब मैंने और कौशल सर ने डिसाइड किया था अभी मैंगो का बिजनेस अच्छा चल सकता है. अपने क्लास में वैसे भी सी अकाउंटेंसी के बच्चे आ रहते थे, 3 बैठे यहाँ पे बैठे हुए रहते, तो बहुत सारा भूख लगता रहेगा, तो साइड के क्लासरूम में मैंगो करते हैं, इधर जाने का पैसा देने का मैंगो खाने. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और वेडिंग के बाद मैंने कौशल सर ने डिसाइड किया बच्चा लोग को बहुत सारा अच्छा लगा. फिर कौशल सर ने बोला सर अपने पास विंटर के बच्चे भी रहते, फिर हम लोग ठंडी के सीजन में ग्रेप्स लेके आएंगे. समझ में कैसे बोल रहे? एक क्लासरूम अपना सिर्फ फ्रूट्स का क्लासरूम, बस बाकी कुछ है. कभी फरस लेके आने का, अम्बा लेके आने का, ग्रेप्स लेके आने का, क्या इधर ऑरेंज लेके आने का वगैरह वगैरह सब लेके आने का. बस बच्चा लोग क्लास को आएगा, लेक्चर सुनेगा, 15 मिनट बाहर आके फटाफट से फ्रूट्स खाएगा, एकदम फ्रेश, फिर से क्लास में जाकर पढ़ाएगा. ओके, वी डिसाइडेड टू गो फॉर वन एडवेंचर कोर्स एंड सिंस द एडवेंचर वाज सक्सेसफुल वी डिसाइडेड टू गो फॉर मेकिंग अ कंटीन्यूअस बिजनेस आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर. बट द पार्टनरशिप वाज बेसिकली फॉर वन पर्टिकुलर एडवेंचर and now it is going to be continued. तो जब तक हम लोग स्पेसिफिकली सेपरेट एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि पुराने एग्रीमेंट के अंदर के सारे क्लॉजेस वैसे के वैसे आगे एप्लीकेबल है. सबको समझा? एनी डिफिकल्टी? क्लियर? कितनी बात ले? ठीक है, समझ आ रहा है?